केरल के वायनाड में बुधवार यानी 13 नवंबर 2024 को लोकसभा का उपचुनाव होना है, जहां कांग्रेस की तरफ से पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही हैं। वहीं राज्य की सत्ताधारी पार्टी यानी सीपीआईएम ने सत्यन मोकेरी को मैदान में उतारा है। भाजपा की तरफ से वहां है सॉफ्टवेयर इंजीनियर नव्या हरिदास, जो कि भाजपा की तरफ से ताल ठोक रही हैं। वायनाड में उपचुनाव होने का कारण ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी जो हैं, उन्होंने वायनाड के अलावा उत्तर प्रदेश के रायबरेली से भी जीत दर्ज की थी। उन्होंने रायबरेली अपने पास रखी और वायनाड को अपनी बहन के लिए खाली कर दिया। कई वर्षों से राजनीति में सक्रिय प्रियंका गांधी पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। नमस्कार, मैं अनुपम के सिंह और आप देख रहे हैं TFI यानी थिंक फॉर इंडिया। आखिर हम वायनाड उपचुनाव की बात इस समय क्यों कर रहे हैं? इसका असल में एक कारण है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कांग्रेस पार्टी पर एक बड़ा आरोप लगाया है। अब चूंकि सीपीआईएम और कांग्रेस इंडी गठबंधन में पार्टनर्स भी हैं, ऐसे में अगर वो एक दूसरे पर कोई बड़ा आरोप लगाते हैं तो इस पर बात होनी चाहिए। आइए आपको बताते हैं कि पिनरई विजयन ने क्या कहा है। केरल के मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रियंका गांधी जमात-ए इस्लामी के समर्थन से चुनाव लड़ रही हैं। जमात-ए इस्लामी, जिसकी स्थापना 1941 में लाहौर में हुई थी। भारत के विभाजन के बाद 1975 में जमात-ए इस्लामी हिंद और फिर पाकिस्तान के विभाजन के बाद 1983 में बांग्लादेश जमात-ए इस्लामी का गठन किया गया। इस संगठन की हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा पिनरई विजयन के आरोपों को समझते हैं। केरल के सीएम ने कहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा का जमात से समर्थन लेना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कांग्रेस से इस पर अपना रुख स्पष्ट करने की मांग करते हुए कहा कि जमात भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में यकीन नहीं रखता है। वो पूरी दुनिया में इस्लाम का शासन स्थापित करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। जमात का लक्ष्य है दुनिया भर में इस्लाम का शासन। पिनरई विजयन ने यह भी बताया है कि जमात-ए इस्लामी हिंद ने अपनी ढाल के रूप में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया यानी WPI नाम की एक पार्टी बना रखी है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि कैसे जमात-ए इस्लामी जम्मू कश्मीर में प्रतिबंधित किया जा चुका है। पिनरई विजयन का कहना है कि जमात हर जगह एक ही है, वो भले ही अलग अलग होने का दावा करे। उन्होंने कहा कि जमात लोकतंत्र नहीं चाहता है, इस्लामी व्यवस्था चाहता है। और अब वो UDF यानी केरल में कांग्रेस गठबंधन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट का समर्थन कर रहा है। CPIM तो खुद एक ऐसी पार्टी है जो हिंदू धर्म की विरोधी रही है। और वो जब इंडी गठबंधन के अपने साथी कांग्रेस पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगाए तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। और इस पर चर्चा तो होनी ही होनी चाहिए। चर्चा इसीलिए भी होनी चाहिए क्योंकि जिस नेता ने आरोप लगाया है उसका दामाद ही मुस्लिम है। जी हाँ, पिनरई विजयन की बेटी वीणा की शादी PA मोहम्मद रियाज से हुई है। 2021 में वो कोझिकोड के बेपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने। मोहम्मद रियाज अपने ससुर की सरकार में PWD, पर्यटन, युवा मामलों ये सारे विभागों के मंत्री भी हैं। साथ ही वो पिछले 7 वर्षों से CPI मार्क्सिस्ट की युवा यूनिट डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसे आप DYFI के नाम से जानते हैं, उसके अध्यक्ष भी हैं। अब सोचिए, जिस व्यक्ति का दामाद ही मुस्लिम हो, वो अगर अपने ही गठबंधन के साथी पर इस्लामी शासन की स्थापना की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाता है तो ये कितनी बड़ी बात है। ये बताता है कि कांग्रेस किस कदर इस्लामी कट्टरपंथियों के इकोसिस्टम का एक हिस्सा बन गई है। ये आरोप भाजपा ने लगाया होता तो कांग्रेस पार्टी ये कहकर खारिज कर सकती थी कि अरे भाजपा तो मुस्लिम विरोधी पार्टी है। मुस्लिमों के लिए तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं के बावजूद जो नैरेटिव बनाया गया है उसी पर ये लोग बात करते हैं। लेकिन ये आरोप उस पार्टी ने लगाए हैं जो खुद हिंदू धर्म और यहाँ तक कि भारत देश की परंपराओं से नफरत करती रही है। अब वायनाड में कांग्रेस का तो पहले से ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग यानी IUML के साथ गठबंधन है। कांग्रेस की रैलियों में वहाँ चांद सितारा वाले IUML के हरे हरे झंडे तो दिखते ही हैं। और आखिर क्यों नहीं, लोकसभा क्षेत्र में ये जो वायनाड है, यहाँ 41% से अधिक जनसंख्या उनकी ही है। ऐसे में उन्हें लुभाने का कोई मौका कांग्रेस आखिर क्यों छोड़ेगी?
भले ही इसके लिए पूरी धरती पर शरिया के शासन का ही समर्थन क्यों न करना पड़े। आईयूएमएल को भी कोई साधारण राजनीतिक दल नहीं समझिए। इसकी जड़ें जो है ना, वो 1906 में स्थापित ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में है। मुस्लिम लीग, वही मुस्लिम लीग जिसकी स्थापना ढाका के नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह ने की थी और मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में जिस संगठन ने इस देश को खंडित करवाया। आईयूएमएल के संस्थापक मोहम्मद इस्माइल 1930 से लेकर आज़ादी के वक्त तक इसी मुस्लिम लीग के नेता थे। आज़ादी के बाद उन्होंने अपना आईयूएमएल बना लिया और मद्रास यानी ये चेन्नई जो अभी है, वहाँ मुस्लिम लीग के बचे खुचे नेताओं ने मिलकर आईयूएमएल की उस समय स्थापना की थी। भले ही उन्होंने अपने नामों में फेरबदल कर लिया हो, तकनीकी रूप से ये खुद को एक दूसरे से भले ही अलग बताते हों, लेकिन भारत से लेकर पाकिस्तान और बांग्लादेश तक ये एक ही हैं और इनका लक्ष्य भी एक ही है। तो ये थी आईयूएमएल की बात। अब लौटते हैं थोड़ा जमात पर। जैसा कि हमने पहले बताया, जमात के अलग अलग रूप भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में सक्रिय हैं। जमात इस्लामी हिंदी की वेबसाइट पर लिखा है कि ये संगठन सभी नागरिकों तक इस्लाम का संदेश पहुंचाता है और समाज का पुनर्निर्माण करता है। वहीं बांग्लादेश जमात इस्लामी की वेबसाइट पर लिखा है कि यह मुल्क के इस्लामी मूल्यों की सुरक्षा का संकल्प लेकर चल रहा है। वहीं पाकिस्तान स्थित जमात इस्लामी अपनी वेबसाइट पर लिखता है कि इसके संस्थापक मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी के विचारों से प्रभावित होकर दुनिया के कई देशों में संगठन चल रहे हैं। उन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर सैन्य तानाशाह जियाउल हक ने अपने शासनकाल का उद्देश्य पैगंबर मुहम्मद की सत्ता को स्थापित करना बताया था। जियाउल हक ने शरिया अदालतों की स्थापना से लेकर इस निंदा के लिए मौत की सज़ा मुकर्रर करने तक जैसे कई फैसले लिए। ये सारे फैसले जमात की ही विचारधारा से प्रेरित थे और जमात के लोग जियाउल हक की सरकार में शामिल थे। मौलाना मौदूदी शासन चलाने के तौर तरीकों में किससे प्रेरित थे आपको पता है? मुगल बादशाह औरंगजेब से। फिर एक जमात इस्लामी कश्मीर भी है अब इधर, जिसे यूएपीए के तहत प्रतिबंधित किया जा चुका है। वो जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का समर्थन करने के लिए जाना जाता है। और पहले क्यों जाते हैं, अब अभी देखिए, हाल ही में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की 200 से भी अधिक घटनाएं हुई। उन सब में जमात इस्लामी बांग्लादेश और इससे जुड़े कट्टरपंथियों का हाथ था। शेख हसीना की सत्ता जाने के बाद इस संगठन ने तख्ता पलट के बाद बने माहौल का फ़ायदा हिंदुओं पर हमले के लिए उठाया। हिंदुओं के घर लूटे गए, उनके व्यापारिक प्रतिष्ठान जलाए गए। जेईआई यानी जमात इस्लामी जो है वो 1971 के युद्ध के दौरान बंगाली मुस्लिमों तक के नरसंहार में शामिल था, पाकिस्तानी फ़ौज के साथ मिलकर, और ये भारत में भी प्रतिबंधित है। तब बांग्लादेश का गठन नहीं हुआ था और ये पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। जब यहाँ विद्रोह हुआ तब उसे कुचलने के लिए पाकिस्तानी फ़ौज ने रजाकार, अल बद्र, अल शम्स पीस कमेटी ऐसे कई संगठनों के साथ गठजोड़ किया और इन सब ने मिलकर बंगाली मुस्लिमों और हिंदुओं पर अत्याचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बड़ी संख्या में कत्लेआम मचाया गया, हिंदू महिलाओं लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया और इन सब में ये जमात के लोग जो हैं वो शामिल थे। 2009 में बांग्लादेश की सरकार ने न केवल जमात इस्लामी बांग्लादेश बल्कि इसके छात्र संगठन छात्र शिविर को भी आतंकी घोषित करते हुए बैन कर दिया था। इन्हें पाकिस्तान के खुफिया संगठन आईएसआई का भी समर्थन प्राप्त है। पाकिस्तान का जमात इस्लामी मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ हमास से भी करीबी संपर्क रखता है, मुस्लिम ब्रदरहुड इजिप्ट वाला। और अब तो ये भी सामने आया है कि जेईआई बांग्लादेश ने 2006 में हमास को $1 लाख की मदद की थी ताकि वो यहूदियों का कत्लेआम जारी रख सके। नवंबर 2022 में भारत सरकार ने जमात से जुड़ी 800 करोड़ रुपए की संपत्ति चिन्हित की थी और 9 संपत्तियां जब्त की थी। 2019 का पुलवामा हमला आपको याद होगा। उस आतंकी हमले में 40 सीआरपीएफ जवानों के बलिदान होने के बाद जो कार्रवाई हुई थी उसमें 350 नेताओं को हिरासत में लिया गया था जो जमात के थे। श्रीनगर में इसके 70 बैंक खाते सीज हुए थे। जम्मू कश्मीर में ये उस वक्त
400 स्कूल, 350 मस्जिदें और 1000 मदरसे संचालित करा था। सोच रहे हैं आप, 1000 मदरसे, और उन मदरसों से जो प्रोडक्ट्स निकलते होंगे उनके बारे में बाकी आप समझ जाइए। इसी साल फरवरी की ही बात ले लीजिए, जमात इस्लामी कश्मीर पर बैन अगले 5 वर्षों के लिए जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है उसने बढ़ा दिया। टेरर फंडिंग में इसका नाम जुड़ा था। एनआईए ने कई ठिकानों पर छापेमारी की थी और जम्मू कश्मीर की जांच एजेंसी एसआईए ने इस संगठन की 100 करोड़ रुपए की संपत्ति अभी जब्त की है। और कर्नाटक में जब शैक्षणिक संस्थानों में बुर्का और हिजाब की अनुमति के लिए विरोध प्रदर्शन, उपद्रव हुआ था ना, तब भी जमात इस्लामी का इसमें हाथ सामने आया था। और 2023 में जमात इस्लामी हिंद ने मुस्लिमों को पूरा मुस्लिम बनाने का अभियान चलाया था। ये पता नहीं अब ये आधा मुस्लिम और ये पूरा मुस्लिम ये सब क्या होता है। और इस संगठन ने दिल्ली के दंगाई आप पार्षद ताहिर हुसैन का भी समर्थन किया था। वही ताहिर हुसैन जो आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या में शामिल था, जिसका नाम आया था, जो अभी जेल में है। अब सोचिए, इस तरह की ताकतों के साथ कांग्रेस का आना और उसके ही गठबंधन साथी द्वारा उसे सांप्रदायिक बताया जाना, ये सब इस बात की ओर इशारा करते हैं कि प्रतिबंधित संगठन पीएफआई भारत को 1947 तक इस्लामी मुल्क बनाने की जिस साजिश में शामिल था, कांग्रेस का रास्ता उससे अलग नहीं है। जाति की राजनीति से हिंदुओं को बांटने की साजिश में लगी कांग्रेस मुस्लिमों को अपने पाले में करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, भले ही इससे देश का चाहे कितना ही बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए। तो देखते रहिए TFI यानी थिंक फॉर इंडिया। मैं अनुपम के सिंह आपसे फिर मिलूंगा अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।